नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप पेडागोजी का पेपर दे रहे हैं और अगर आपका पेडागोजी में सब्जेक्ट है हिंदी टीचिंग, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और इससे रिलेटेड अगर आप एमएसडीयू के स्टूडेंट हैं या वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देख लीजिए। यहाँ से तकरीबन 70% क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आए। तो आप सबको पता है कि जब पेडागोजी का पेपर होता है 90 मार्क्स का होता है और 3 खंड यानी कि 3 सेक्शन में बटा होता है, खंड अ, ब और स। तो 50 शब्दों में खंड अ के उत्तर करने होते। पहला प्रश्न है खंड अ से कि भाषाई कौशल को परिभाषित करिए। भाषाई कौशल आप समझ रहे हैं। भाषाई कौशल का मतलब कि जो हम भाषा बोलते हैं उसे बोलने के कौशल के बारे में यहाँ पर आपको बताएं। तो भाषाई कौशल को आप सिंपल से परिभाषित कर दीजिएगा यहाँ पे कि भाषाई कौशल का अर्थ है भाषा बोलने के उन तरीक़ों से, उन नियमों से, उन प्रारूपों से जो कि एक उत्कृष्ट तरीके से संवाद करने, अपने विचार प्रस्तुत करने में और एक प्रभावशाली तरीके से किसी के साथ जो है भाषा को उपयोग करने में हमें मदद करता हो, वो सारे कौशल भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप एक अच्छी सी परिभाषा लिख सकते हैं, मैंने अर्थ आपको यहाँ पे समझा दिया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर रसात्मक उद्देश्य क्या है। प्रश्न 3 देखेंगे, सस्वर वाचन से क्या तात्पर्य है और ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही साधारण और बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके हिंदी के एक शिक्षक को पता होना चाहिए। तो सस्वर वाचन आपको पता है, ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं, यानी जो ओठ के उच्चारण से जो वर्ण आपके बोले जा सकते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। सस्वर मतलब स्वर के साथ जो आप वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे सस्वर वाचन कहते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से आप क्या समझते हैं। देखिए अशुद्धि और वर्तनी संबंध, वर्तनी का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं। तो बोलते वक्त कई बार भाषा हम लोग जो प्रयोग कर रहे होते हैं उसमें बोलचाल की भाषा में कई बार हम ना गलत नियमों का या गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि अरे उधर जाएगा क्या, अब यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं जाएगा क्या नहीं, वहाँ जाओगे क्या, तो आपने समझा जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि बोलचाल की भाषा की वजह से या फिर जो क्षेत्रवाद की वजह से जो बोली में अपभ्रंश आ जाता है, उसकी वजह से जो शुद्ध भाषा की जगह जब हम कुछ अशुद्ध वर्णों का, अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, इसे हम अशुद्धि यानी कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा में निदानात्मक शिक्षण क्यों कराया जाता है। अब देखिए भाषा में निदानात्मक शिक्षण कराने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि भाषा बोलते वक्त कई बार क्या होता है, हम कई प्रकार की गलतियां करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा के उच्चारण संबंधी, भाषा के प्रयोग संबंधी, कहीं कहीं पूर्ण विराम, अल्प विराम जैसी बहुत सारी त्रुटियां हमारे भाषा में मौजूद होती हैं। तो इस तरह की त्रुटियों को दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण जरूरी है, जिससे कि पता लग सके कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और फिर उसका निदान किया जा सके। इसके बाद आप देखोगे हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी क्या है, यानी कि जब हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान आप लेटेस्ट जो अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चले, चाहे आप स्मार्ट बोर्ड की बात करें, डिजिटल बोर्ड की बात करें, प्रोजेक्टर की इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक का, कैमरा का, जब इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, इस तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी का इस्तेमाल है। भाषा प्रयोगशाला क्या है। भाषा प्रयोगशाला किसी भी विद्यालय, किसी भी कॉलेज में एक ऐसा कक्ष, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जाकर भाषा संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। वहाँ पर ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे अभ्यास करने के लिए आपके यंत्र होते हैं, प्रयोग करके अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को जानने के लिए आपके पास वैसे उपलब्ध प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपको मदद करती हैं भाषा संबंधित समस्याओं को दूर करने में। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता। आप सबको पता है दृश्य श्रव्य सामग्री से पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। शिक्षक की दृष्टि से अच्छी कहानी में क्या गुण होने चाहिए। देखिए किसी भी कहानी में एक अच्छी बात होने के सबसे प्रमुख लक्षण है कि कहानी का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कहानी में एक प्रवाह होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात
कहानी की जो भाषा, कहानी की जो शैली है, वो कथा यानी कि जो कहानी सुनने वाला है, कहानी जिसको समझना है, उसके स्तर का होना चाहिए। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चलिए आप खंडभाव में चलेंगे। खंडभाव जिसमें आपको पता है कि 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और कुल 8 अंक मिलते हैं प्रत्येक प्रश्न के। यहाँ पर ऑप्शन भी मिलेगा, तो कुल 5 प्रश्न ही करने हैं। 10 प्रश्न दिए हैं, उसमें से 5 प्रश्न करने हैं। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए, या फिर हर्बर्ट के पंचपद प्रणाली क्या है, इसको आपको समझाना है। तो हर्बर्ट के पंचपद प्रणाली क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना थोड़ा ध्यान से रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, इसके चक्र को समझाइए। देखिए सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, ये मतलब मुख्य रूप से माइक्रो टीचिंग बोलते हैं इसे। ये मुख्य रूप से जो प्रशिक्षु टीचर होते हैं उनके लिए होता है, यानी कि जो लोग भविष्य में शिक्षक के रूप में काम करने वाले हैं, उन्हें प्रशिक्षण के दौरान में सूक्ष्म शिक्षण के दौरान सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करनी होती है, जिसके माध्यम से वो जिस विषय को पढ़ाने वाले हैं उसके लिए एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करते हैं। इसके चक्र को समझाइए, तो आप विस्तारपूर्वक उसको लिख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा आप किन किन कौशलों को विकसित कर सकते हो। अब सूक्ष्म शिक्षण से आप किन कौशल को विकसित कर सकते हो भाई, अपनी शिक्षण कौशल को विकसित कर सकते हो, अपनी व्याख्या कौशल को विकसित कर सकते हो, सही प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना आप सीख सकते हो। अगर कहीं वाचन संबंधी, प्रश्न कौशल संबंधी या व्याख्यान संबंधी कोई समस्या है तो वो भी आप दूर कर सकते हो, क्योंकि आपको फीडबैक मिलता है, आपको प्रतिपुष्टि मिलती है। उसके आधार पर आप अपने शिक्षण में नई नई चीज़ों को विकसित कर सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, गद्य शिक्षण के महत्व के बारे में कोई 4 बिंदु लिखिए, अथवा आप इसके स्थान पर लिख सकते हो आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना। प्रश्न संख्या 5 है, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह से आप क्या समझते हो। अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह से आप क्या समझते हो। अगर आप इस प्रश्न को उत्तर लिख सकते हो तो लिखें, अर्थात आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, उच्चारण दोष के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों अगर आपके कमेंट आएंगे, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अगर इसके आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं इसके सारे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो को फॉर्मेट में भी और PDF के फॉर्मेट में भी। आगे बढ़ते हैं। सस्वर वाचन में गलती लाने के लिए आवश्यक, देखिए गति होना चाहिए, तो मैं गलती पढ़ रहा था, माफ़ करिएगा। सस्वर वाचन में गति लाने के उपाय बताइए। छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता समझाइए। छात्र के लिए मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। देखिए छात्र का जब मूल्यांकन होता है तो वो अपनी त्रुटियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में खुद से परिचित होता है, उसके ऊपर काम कर सकता है, शिक्षक से सहायता ले सकता है, और जिन विषयों में, जिन स्तर पर, जिस स्थान पर उसे ज़्यादा गलतियां हो रही हैं उसे और वो बेहतर कर सकता है। खंडसा में चलते हैं। खंडसा दीर्घ उत्तरीय होता है, यहाँ मात्र 2 प्रश्न करने हैं आपको, लेकिन 500 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा 15 अंक। तो पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं खंडसा से। मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करिए तथा मातृभाषा के शिक्षण के लिए, शिक्षण के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए सस्वर। ठीक है, विस्तारपूर्वक। इसके अलावा ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य एवं रसात्मक उद्देश्य तीनों के संदर्भ में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, कक्षा 8 के लिए हिंदी गठपाद योजना जो है आपको कक्षा 9 जो है प्रश्न संख्या 9 है, ये विस्तारपूर्वक बनाइए। और प्रश्न संख्या 10 देखते हैं यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इसके औपचारिक एवं अनौपचारिक भेद का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। शिक्षण में मूल्यांकन की प्रविधियों का क्या अर्थ है, मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे विषयों के यानी कि पेडागोजी के विषयों के क्वेश्चन देख रहे हैं तो चैनल पे आप बने रहिए। मैं आपको अगले 1-2 दिन में सारे पेडागोजी के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा लगे, यानी कि आपको अच्छा लग रहा है, आपकी ज़रूरत हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।